मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही दी हैं। जो लोग इसको ओरिजिनल में पढ़ना चाहते हों वह इस रेफरेंस से उनको देख सकते हैं। DOI नंबर दिया हुआ है, उसके द्वारा उस आर्टिकल को वो ट्रेस कर सकते हैं। हार्मोन और एग्रेशन में एक रिलेशनशिप है, ये तो बात समझी हुई है, क्योंकि हमारा सारा बिहेवियर जो है वो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पे डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं जिनमें से हार्मोन्स निकलते हैं। मुख्य जो हैं उनमें है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो बिल्कुल ब्रेन के नीचे एक चने जितने साइज का होता है, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से पे ऊपरी पोल पर लगा होता है, चिपका होता है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस तरह और भी कई ग्लैंड्स हैं जो बॉडी में हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ये मुख्य मैंने इसलिए बताया कि प्राय सभी लोगों को पता होता है, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। और ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या कि जैसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट एक साथ जब लय में बजते हैं तो उसमें म्यूजिक निकलता है, तो उसी तरह ये सारे के सारे जो हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं, इनको ग्लैंड्स कहा जाता है, वो जब एक सही सुर में बज रहे होते हैं तो हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होता है। लेकिन इन ग्लैंड्स में से अगर कोई एक भी ग्लैंड ज़्यादा सीक्रेशन कर रहा है, यानी कि उसमें कोई ट्यूमर हो गया या बीमारी हो गई, उसके कारण से काम करना बंद कर दिया, तो सारा ऑर्केस्ट्रा का जो आनंद है वो ख़त्म हो जाता है और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे उसी तरह म्यूज़िक में अगर मान लीजिए तबला फट जाए तो सारा म्यूज़िक बेकार हो जाएगा, या हारमोनियम बेसुरा हो जाए तो बाकी सब चाहे कितने भी अच्छा बजा रहे हों वो सारा का सारा तारतम्य उनका बिगड़ जाएगा। यानी कि देखा ये गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर बजना खराब हो जाता है तो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप ही बेसुरे हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा कहा गया है कि इनमें से भी एक भी ग्लैंड अगर अपना काम ठीक से नहीं करता तो सारा का सारा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस से कई तरह के शरीर में जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि चलो हम इस पे स्टडी करते हैं कि क्या इसकी व्यवहार के साथ में क्या संबंध है। तो बहुत तरह की स्टडीज़ इसमें की गई, लेकिन यहाँ जो आज हम जिस स्टडी को डिस्कस करेंगे, बाकी की बाद में करेंगे, वो है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड्स पे इसलिए किया गया कि एक तो थायराइड ग्लैंड की जो एबनॉर्मलिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जैसे टर्की में तो 5 में से 1 आदमी को थायराइड की बीमारी हो गई ही। हमारे यहाँ भी हिली एरिया में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के फुटेल्स में और कई जगह पर जहाँ पहाड़ी इलाका है या जहाँ पानी में आयोडीन की कमी है, हमें थायराइड के डिसऑर्डर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में थायराइड में आयोडीन की कमी के कारण उनमें एक एबनॉर्मलिटी होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन हार्मोन का हमारे व्यवहार पर क्या असर है, इसको स्टडी किया जाए। तो इस ग्रुप ने
हार्मोनल स्टडी की, और उससे पहले उन्होंने ये भी देखा कि बाकी लोगों ने इस पे क्या स्टडी की है। कोई भी आप स्टडी जब करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि बाकी लोगों ने अभी तक इस पे कितना काम किया है, किस तरह से काम किया है, उनका क्या रिपोर्ट है, उनका क्या कहना है, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस रिसर्च वर्क को आगे ले जाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह से बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि बॉडी में बहुत से बायोमार्कर, हार्मोन्स हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है, ल्यूकोसाइड हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं। तो बहुत से जो बायोमार्कर्स हैं उनकी स्टडी की थी, इस आशा में कि एग्रेसिव बिहेवियर के साथ कोई कोरिलेशन की जा सके, और कुछ की भी गई। हैरो और ऑरलैंड ने ये बताया कि मोनोएंजाइम ऑक्सीडेज ए और मोनोएंजाइम ऑक्सीडेज बी जो हैं वो जब ठीक से नहीं होते तो ऐसे लोगों में, जब उनका लेवल ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों में एग्रेशन ज़्यादा देखा गया है। फोस्टर एंड स्पिट्स ने भी कहा, ये दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि सीरम एल्ब्यूमिन, कैल्शियम क्लोराइड, होमोग्लोबिन, थायरोक्सिन, मीन कॉर्पस, जो ब्लड कॉर्पस्यूल्स होते हैं उनका मीन हीमोग्लोबिन जो है उसका कंसंट्रेशन, या मीन जो उनका वॉल्यूम वगैरह में अगर फ़र्क है रेड सेल की, या रेड सेल काउंट ही कम है, या हीमोग्लोबिन लेवल ही कम है, तो ये सारे कुछ ना कुछ इनका एसोसिएशन आदमी के एग्रेसिव बिहेवियर से या एग्रेशन से रहता है। ऐसा पहले बहुत से लोगों ने अपनी स्टडीज़ में ऑब्जर्व किया था। कोकारो एट al ने कहा कि भाई एलिवेटेड जो ब्लड सीरोटोनिन है, यह भी एक अलग तरह का केमिकल है बॉडी में, और उसका एग्रेशन के साथ में बहुत संबंध है। ऐसा माना गया और ऐसा होता भी है कि सीरोटोनिन लेवल भी जो ब्रेन में भी होता है, सब जगह प्राय मिलता है, तो सीरोटोनिन लेवल जो है वह भी एग्रेशन से संबंधित है। ऐसी एक स्टडी ने बताया जो कोकारो एट al ने कंडक्ट की थी। इसी तरह साइमन एट al थे, उन्होंने कहा कि भी सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है टेस्टिस से, जो आदमी के टेस्टिस होते हैं वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उन्होंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से भी जो ह्यूमन का, लोगों का एग्रेसिव बिहेवियर है वो कोरिलेटेड है। ऐसे ही कार्बोनेल ने कहा कि भाई एग्रेशन और सीरम एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको ACTH कहते हैं, वह भी बढ़ जाने से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। हांडा एट al ने कहा कि अगर ईस्ट्रोजन लेवल जो ओवरी से सीक्रेट होता है वुमेन के, थोड़ा बहुत टेस्टिस से भी होता है मेल में, बहुत कम क्वांटिटी में, पर मेनली यह ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो निकलता है ओवरी से फीमेल में, इसका भी एग्रेशन के साथ में, एग्रेसिव बिहेवियर के साथ में काफ़ी कोरिलेशन है। अब कई इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडीज़ भी की गई, जैसे गॉर्डन ने की, और उसने कहा कि भाई T3 कंसेंट लेवल जो है ब्रेन में वो, और नॉन एड्रेनर्जिक सेंटर जो हैं, इन सब में यह एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यानी कि T3 जो है वो जो इलेक्ट्रिकल करंट इन चीज़ों में चलता है, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर का काम करता है। तो इसलिए इसका इन पे इन्फ्लुएंस होना या बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होना, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक स्टडी ने कहा गया जो मेनार्डी ने की थी, उसने कहा कि भाई T3 और T4 लेवल जो हैं वो भी बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एग्रेशन इन माइस। ये उनकी
जानवरों पे स्टडी थी, माइस चूहों पे स्टडी थी, और उन्होंने चूहों की स्टडी पे पाया कि T3 और T4 दोनों जो थायराइड से निकलते हैं, इनके लेवल्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है जो एग्रेसिव बिहेवियर माइस का है, चूहों का है। इसी तरह थायराइड हार्मोन्स का रोल इन रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों के बिहेवियर में देखा गया कि थायराइड हार्मोन्स का रोल काफ़ी ज़्यादा प्ले करते हैं, और इसको डॉडमैन ने भी आइडेंटिफाई किया। ये लोग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया। फॉरेंसिक साइकेट्री वालों ने काफ़ी स्टडीज़ कंडक्ट की और उन्होंने कहा कि सब T3 और साथ में मोनो एग्जाम ऑक्सीडेज एक्टिविटी जो है वो क्रिमिनल रेसिडिविस्ट एंड नॉन रेसिडिविस्ट में और कंट्रोल ग्रुप्स में, उन तीनों में उन्होंने इस स्टडी को किया, और उन्होंने कहा कि जो रेसिडिविस्ट हैं ग्रुप है, वो जो जिनमें एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, और उन लोगों में T3 और मायो के यानी कि T3 और मोनो एग्जाइम ऑक्सीडेज के लेवल जो हैं वो काफ़ी हाई थे। जब उनको कंपेयर किया गया नॉन रेसिडिविस्ट मीन्स, तो यानी कि रेसिडिविस्ट जो थे वो उनमें T3, T4 और T3 लेवल और मोनोएग्जाइम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी जो है वो हायर थी, वो ज़्यादा पाई गई बजाय इसके जो नॉन रेसिडिविस्ट थे। अब आप कहेंगे रेसिडिविस्ट हम किसको कहते हैं, आपको हमें समझ नहीं आया। तो रेसिडिविस्ट उनको कहते हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति एक बार से ज़्यादा क्राइम करके जेल में चला जाता है उसको हम रेसिडिविस्ट कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर अब सर्टिफाइड हो गया कि वो उसका बिहेवियर में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो बार बार क्राइम कह रहा है। जो पर्सनैलिटी एंटी सोशल पर्सनैलिटी के कारण भी हो सकता है, किसी और साइकोपैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी के कारण भी हो सकता है, दूसरे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमने इतने सारे डिस्कस किए उनके कारण भी हो सकता है। तो उसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन उनमें T3 लेवल और मायो एक्टिविटी जो है वो हायर लेवल पे देखी गई हैं, उनको पाया गया है। यानी कि इनका रिलेशनशिप कुछ इंसान के बिहेवियर पर होता ही है। दीज रिजल्ट्स जो है ये बिल्कुल साफ रूप से बताते हैं। अब ये काम की बात है जो आपको सुननी चाहिए कि इन चीज़ों से एक बड़ी बात स्पष्ट हो रही है कि देखिए, एक एक्सिस है जो मेन एक्सिस, मैंने जैसे कहा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, जितने से इतने सारे ग्लैंड्स हैं उन सबसे हार्मोन्स निकलते हैं और वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो इसको कहा गया है जो उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सिस है वो है हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और थायराइड की, इन तीनों के, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो एक्सिस है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को बैलेंस में रखने के लिए। और अगर इनमें कोई चेंज, बीमारी या ये डिस्टर्ब्ड हो जाती है तो सर्टेनली ये उन लोगों का बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है या उस पर इफ़ेक्ट आता ही है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना था कि इस एक्सिस का जो रोल है वो उसके बिहेवियर पे खास करके इन रिलेशन टू एग्रेशन, इसमें ये रोल प्ले करते हैं। एक और स्टडी की गई जिसमें उन्होंने बिहेवियर डिसऑर्डर्स को और एज को और बायोकेमिकल वेरिएबल्स को एडल्टहुड में और बाकी एज ग्रुप्स में स्टडी किया, और यानी कि उन्होंने पूरा लाइफ टाइम बिहेवियर जो आदमी का था, बच्चा था जब एडोलसेंट हुआ, फिर एडल्ट हुआ, फिर मैच्योर एज में आया, ओल्ड एज में आया, तो उस पूरे लाइफ टाइम का उन्होंने वो स्टडी की। एंड
उनका ये कहना था कि बायोकेमिकल चेंजेस जरूर रेस्पॉन्सिबल हैं, वो जरूर वेरिएबल होते हैं इन लोगों में, जिससे वो उनके एडल्टहुड में और लेटर पीरियड में भी या लाइफ लॉन्ग जो है लाइफ टाइम वायलेंट बिहेवियर्स की तरफ उनको लीड करते हैं या उस तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी हार्मोन जो हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं एक व्यक्ति को शांत बनाने में या उसको एग्रेसिव बनाने में। ये जो स्टडी इन्होंने की, इसमें भी इन्होंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा रिस्की जो मीन्स हार्मोन्स रहे इस सारी प्रोसेस में जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, वो थे T3 और मोनो ऑक्सीडेज और T3। ये दोनों हार्मोन के लेवल जो हैं और इनका वायलेंट बिहेवियर के साथ में इनका कोरिलेशन और रिस्क पैटर्न जो है वो इनको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल यानी कि बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर है उसको या फिर उसका बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो संभावना है कि उसके थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, वो ठीक से नहीं हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो देखने चाहिए। इन ए कंट्रोल्ड स्टडी कंडक्टेड इन सनाई उन्होंने कहा कि उन्होंने 57 पेशेंट ऐसे लिए जो बीपीडी के थे, बॉर्डर लाइन बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन बाइपोलर डिसऑर्डर, उनको बीपीडी कहा जाता है। तो ऐसे बीपीडी के उन्होंने 57 पेशेंट्स पे स्टडी की और उन्होंने पाया कि T3 लेवल जो हैं उन सब में सिग्निफिकेंटली हाई थे और जो उनका कंट्रोल ग्रुप था उसमें नहीं थे। यानी कंट्रोल ग्रुप में 57 लोग एकदम नॉर्मल लिए गए जो बिल्कुल नॉर्मल हैं और फिर 57 लोग आपने वो लिए जिनको बीपीडी था और दोनों को आपने कंपेयर किया उनके हार्मोनल लेवल को। तो उन्होंने कहा कि कंपेरेटिवली जो है जो बीपीडी का ग्रुप था उसमें हार्मोनल लेवल T3 जो है वो सब में बराबर से हाई था, यानी कि इसका कुछ उसका संबंध है। इसी तरह से एक अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है जिसको ADHD कहते हैं, जिसमें बच्चा अटेंशन डेफिशिएंट होता है, किसी तरफ ध्यान नहीं दे सकता और हाइपर एक्टिव होता है और इसीलिए उसको कहा गया है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वो पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन, किसी भी बात के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और एट द सेम टाइम बहुत हाइपर एक्टिव होता है ना, उसका बॉडी मूवमेंट और सब जो एक्टिविटी उसमें चलती रहेगी, तो उसको ADHD कहा जाता है। तो ADHD में भी उन्होंने देखा है 30 पेशेंट्स की उन्होंने स्टडी की कि उन्होंने कहा जी जो सीरम थायराइड हार्मोन है और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब एक तो थायराइड हार्मोन हो गया, एक TSH होता है उसी में, T3 T4 हो गया, TSH में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, मतलब उनको स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसलिए उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। और उन्होंने कहा उसके लेवल भी उनके 30 पेशेंट्स में ज़्यादा थे जो स्टडी उन्होंने किए। तो इस तरह से वो भी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ में उन्होंने इसको कोरिलेट किया कि हाँ इसके साथ में कुछ संबंध हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि T3 और T4 लेवल के साथ में जितने भी पेशेंट्स थे और उनके साथ में TSH लेवल जब साथ में किया गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों में जो नॉर्मल लोग थे उनमें वो नॉर्मल मिले, जो पेशेंट्स अफेक्टेड थे उनमें इनके ज़्यादा मिले और जो पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे वो मीन्स उनमें ये T3, T4, TSH तीनों हार्मोन नॉर्मल निकले। यानी कि दो आप में डिवाइड कर दिया उन्होंने, एक नॉर्मल ग्रुप है एक एबनॉर्मल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए अपनी तरफ से उन्होंने डायग्नोस करके इन एडवांस में। तो जो डायग्नोस्ड ग्रुप 50% वाला था उसमें वो एबनॉर्मल निकले और दूसरे ग्रुप में वो नॉर्मल उनमें एबनॉर्मल निकले और दूसरे ग्रुप में
नॉर्मल लिख के। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में भी स्टडी हुई, राधा कृष्णन ने उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि साहब जो थायराइड का हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो काफ़ी मेंटल डिजीजेस कॉज कर सकता है, रेंजिंग फ्रॉम बीपीडी टू सिजोफ्रेनिया। तो यानी कि बॉर्डरलाइन सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर से लेकर के और फ्रैंक सिजोफ्रेनिया तक में उन्होंने कहा कि सब थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड हार्मोन जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से एक और स्टडी की गई एवेनेस्ट की तरफ से, और उन्होंने कहा साहब T3 और T4 जो है वो काफ़ी वैल्यूज जो है और काफ़ी क्रिमिनल्स में और नॉन क्रिमिनल्स में और एपीडी वालों में, एंटी सोशल पर्सनैलिटी वालों में की गई, और उन्होंने पाया कि ये वो हायर लेवल पे हैं। नाउ फ्री T3 लेवल जो है वो खास करके जो अग्रेसिव पीपल थे उनमें सिग्निफिकेंटली हायर थे, और नॉन क्रिमिनल ग्रुप में जो T3 फ्री T3 है वो काफ़ी हायर था। इसी तरह से गोइटर का भी एग्रेशन के साथ में काफ़ी बताया गया है। गोइटर भी थायराइड की ही बीमारी है। ये अक्सर हिली रीजन्स में काफ़ी होती है, इंडिया में भी काफ़ी होती है, हिली रीजन में, जम्मू कश्मीर में, और भी जो बाकी एरिया हैं जहाँ भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे ये काफ़ी होता है गोइटर। और जो गोइटर उन्होंने देखा, खास करके ये स्टडी टर्की में की गई, मेडिटेरेनियन रीजन में आयोडीन की काफ़ी डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे, कि एंडेमिक डिजीज़ की तरह है। वहाँ हर 5 में से 1 आदमी कम से कम गोइटर से सफ़र कर रहा होता है, और उनमें से 0.1% यानी कि 1000 में से 1 जो है वो टॉक्सिक गोइटर होता है। टॉक्सिक गोइटर मीन्स वो गोइटर 2 तरह से हो सकता है, एक तो साइज़ बड़ी होगी लेकिन हार्मोन्स वगैरह नॉर्मल सीक्रेट हो रहे हैं, और एक साइज़ बड़ी होगी और वो हार्मोन्स वगैरह भी सारे सीक्रेट कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिक गोइटर बन जाता है। तो 0.1% टॉक्सिक गोइटर की है। इस तरह से काफ़ी हायर इंसिडेंस है, मीन्स एंडेमिक गोइटर्स की मेडिटेरेनियन रीजन में, इंक्लूडिंग टर्की। अच्छा, तो ये कहते हैं कि साहब इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि सीरियस मेंटल डिसऑर्डर एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो ड्यू टू टॉक्सिक गोइटर होती हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, यानी कि जिस पॉपुलेशन में टॉक्सिक गोइटर ज़्यादा है उस पॉपुलेशन में एबनॉर्मल बिहेवियर की या सोशल प्रॉब्लम्स की या सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स की ज़्यादा होंगी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते ना। T3 और T4 और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं ये तो खैर इफेक्ट करते ही हैं, वो तो हमने माना ही उसको, और वो उनकी सारी की संभावनाएं होती हैं कि टॉक्सिक गोइटर में ज़्यादा हो। अच्छा, तो इस तरह से काफ़ी एम्फेसिस दिया गया थायराइड पे कि थायराइड का और क्रिमिनल बिहेवियर के साथ में काफ़ी एक रिलेशनशिप है। उसके बाद में लास्ट में ऑथर्स ने एक डिक्लेरेशन भी दिया है जो आप पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि हमने 1964 जो हेलसिंकी डिक्लेरेशन है और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके, और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी अच्छी स्टडी जब की जाती है साइंटिफिक फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर, तो लास्ट में ऑथर्स को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा, ऑल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन दिस स्टडी वर इन अकॉर्डेंस विद द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड ऑफ द नेशनल रिसर्च कमेटी एंड द 1964 हेलसिंकी डिक्लेरेशन एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स और कंपेरेबल एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना। एनिमल स्टडी के लिए भी उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। नो एनिमल स्टडीज वर कैरिड आउट बाय द ऑथर्स फॉर दिस स्टडी. All volunteers who participated in the study were informed about the aims of the study and the possible benefit
of the study to the scientific community and themselves, and their consent was obtained. तो अब देखिए, एक तो उनको एडवांस डिक्लेरेशन है, उनकी कंसेंट है, और उनको सब उसका फ़ायदा नुकसान सारा पेशेंट को एक्सप्लेन किया गया। तो ये एक परंपरा है मेडिकल साइंस में, जब भी आपको कोई स्टडी करते हैं और उसका एक डिक्लेरेशन जब तक आप साथ में नहीं देते हैं तो वो स्टडी को कंसिडर नहीं किया जाता पब्लिकेशन के लिए। तो ये मस्ट होता है सो दैट वी हैव एन एथिकल कंट्रोल ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन। तो ये इस तरह से स्टडी थी। आगे और हम करेंगे, और दूसरे हार्मोन और बीमारियां हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर सकती हैं, और वो उनमें इस तरह की परिस्थितियां कि वो क्राइम को प्रोन हो जाएं या क्राइम करें या हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाएं, उसकी संभावनाएं रहती हैं। आगे फिर इनको डिस्कस करेंगे और बाद में इनका एनालिसिस अलग से करेंगे। धन्यवाद।